हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है, सबको वेलकम, सबको स्वागत है। देखिए आज का जो वीडियो है अपने आप में बहुत शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जो है आज हम लेकर आए हैं आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर लेकर जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो जो आप लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में जो दो क्वेश्चन देखेंगे वो आपके सामने में है। एक है आपका र्यूमेटिक फीवर होता है, मीन्स इसको कहा जाए तो अमावती ज्वर होता है। और एक क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान के क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। और र्यूमेटिक फीवर के बारे में भी पूछा जाएगा कि र्यूमेटिक फीवर होता क्या है, कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है र्यूमेटिक फीवर होने पर, निदान क्या हो सकता है इसमें, और इसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा अगर र्यूमेटिक फीवर अमावती ज्वर किसी में होता है तो जैसे ही अमावती ज्वर आपके सामने आएगा आप लोग सारे के सारे इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए जो र्यूमेटिक फीवर होता है इसको जो है अमावती ज्वर बोलते हैं हिंदी में। यह ग्रुप ए बेटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टमिक इन्फ्लामेशन है। इसमें बच्चे में बुखार, एक या अधिक जोरों में तीव्र दर्द, सूजन व अकड़न होती है, इसे अमावती ज्वर भी कहते हैं। इसके बाद अक्सर हृदय शोथ कार्डिटाइटिस होता है। देखिए जो र्यूमेटिक फीवर होता है तो ये जो फीवर होता है एक प्रकार से जो है यह होने का इसका जो कारण होता है, एक क्या कारण होता है, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि र्यूमेटिक फीवर अमावती ज्वर किसके कारण होता है, तो जो है हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। याद रखिएगा र्यूमेटिक फीवर जो है हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में फिलअप में कि भाई जो र्यूमेटिक होता है, जो आपका र्यूमेटिक है, ए र्यूमेटिक जो है किसके कारण होता है, बताइए किस बैक्टीरिया के कारण, तो हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। समझे। एक कौन से ग्रुप का होता है, तो यह जो फीवर होता है ग्रुप ए के जो है बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन हम पढ़ा चुके हैं कि कोई भी संक्रमण के कारण या चोट के कारण शरीर के किसी अंग में जो है प्रभावित होता है तो वही जो है क्या कहलाता है, आपका इन्फ्लामेशन कहलाता है। तो यहाँ भी क्या है, इन्फेक्शन के कारण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसमें। और वो बैक्टीरियल कौन सा है, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, जिसके कारण र्यूमेटिक फीवर होता है। देखिए बार बार एक ही चीज़ को हमको कहने का यही कारण रहता है कि बार बार आप उस चीज़ को सुने और आपके दिमाग में बैठ सके। ठीक है। यह जो होता है बेटा ए ग्रुप का होता है और हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन होता है। इसमें होता यह है कि इसमें बच्चे को बुखार, एक या अधिक जोरों में तीव्र दर्द होता है। इसमें बच्चे में बुखार होने के साथ साथ जो है उसका जो जोड़ होता है, जो ज्वाइंट होता है, उसमें तीव्र दर्द होता है और सूजन मतलब सूज जाता है, और साथ ही एक्नी होता है, मतलब अकड़न महसूस होता है। इसे अमावती ज्वर कहते हैं। इसके बाद भी अक्सर जो है हृदय शोथ मतलब कार्डिटाइटिस जो है होता है, कार्डिटाइटिस होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि र्यूमेटिक फीवर क्या है, तो सबसे पहले जानिए र्यूमेटिक फीवर जो होता है ग्रुप ए के बेटा स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला एक जो है क्या होता है, ये जो है होने वाला सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन होता है, जिसमें बच्चे को बुखार के साथ एक या एक से अधिक जोरों में तीव्र जोर और ऐंठन होता है, और ये जो होता है इसे अमावती ज्वर या र्यूमेटिक फीवर बोलते हैं। इसके बाद जो है अक्सर बच्चे में जो है कार्डिटाइटिस जो है हृदय शोथ होता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। चलिए अब इसका कारण तो हम लोग एक चीज़ देख चुके हैं, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। एक कारण तो एगो बैक्टीरिया होगा ही होगा, अनुवांशिक भी होता है, मतलब जीनेटिक्स हेरिडिटी भी होगा, अनुवांशिक भी इसका जो है कारण हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा हो। श्वसन तंत्र का संक्रमण, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब श्वसन में कोई इन्फेक्शन हो तो उससे जो है ये फीवर हो सकता है, र्यूमेटिक फीवर। समझ गए। तो ये जो है मात्र 3 कारण होता है, श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन, अनुवांशिक और हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, तो इसके कारण होता ही है। समझ गए। चलिए अगर आप सिर्फ हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी लिख देते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कारण में। समझ गए। इसका जो है लक्षण क्या होता है, किसी में अगर र्यूमेटिक अगर फीवर होता है तो क्या कारण होगा, अमावती ज्वर का क्या लक्षण दिखाई देगा, तो तेज बुखार होगा जिसे हाइपरपेरेक्सिया बोलते हैं। जोरों में दर्द व सूजन होगा, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो सूजन होता है उसे एडिमा कहते हैं, और जो दर्द होता है ज्वाइंट पेन होगा और सूजन हो सकता है बॉडी में।
इसके बाद जो है त्वचा पर लाल चकत्ते मतलब एर्थीमा मैर्गेंटम जो है बोलते हैं, त्वचा पर लाल धब्बा चकत्ता होना, शरीर में गांठें बनना, सबक्यूटेनियस नोडल्स फॉर्मेशन, कोरिया मतलब गांठें बन जाएगा। उसके बाद मायोकार्डियम में गांठें बनना मतलब जो हृदय का जो मध्य परत है उसमें गांठें बनने लगेगा। चूँकि हम लोग देखे हैं कि रिस्पायरेशन में संक्रमण होगा और जो है ये ज़्यादातर चीज़ें में रूमेटिक फीवर होता है तो ज़्यादा अक्सर चांसेस रहता है कि कार्डिटाइटिस हो, और यही कार्डिटाइटिस जो होता है यह हृदय शोथ होता है मतलब मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो यही जो है कार्डिटाइटिस कहलाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए, ESR में वृद्धि होता है, सांस लेने में परेशानी होगा, डिस्पेनिया धड़कन तेज हो जाएगा, टेकीकार्डिया हो जाएगा। उसके बाद हृदय से मरमर की ध्वनि कार्डियक मरमर हो जाएगा, सूखी खांसी, भूख नहीं लगेगा। तो ये सब जो है आपका कमजोरी बेचैनी होगा। कोरिया यह मसल्स एबनॉर्मल इन्वॉलेंट्री संकुचन होता है मतलब जो मसल होगा पेशी होगा उसमें शिथिलता आने लगता है। तो ये सब कारण है। क्या क्या कारण हम लोग देखे हैं रूमेटिक फीवर का? एक कारण कोरिया देखे हैं जिसके कारण मसल्स में शिथिला होने लगता है, कमजोरी और बेचैनी होगा क्योंकि एक फीवर वाले पेशेंट को तो कमजोरी होता ही है, कमजोरी होगा तो घबराहट बेचैनी होगा ही होगा, भूख नहीं लगता है फीवर में तो ये भी है, सूखी खांसी होगा, इसमें हृदय से जो है मरमर का ध्वनि वो आएगा, सांस लेने में परेशानी होगा, धड़कन तेज हो जाएगा जिसे टेकीकार्डिया बोलते हैं, ESR में वृद्धि हो जाएगा, मायोकार्डियम में होता है वो गांठ हो जाता है जिसे हम लोग कार्डिटाइटिस बोलते हैं, गांठ बनने लगेगा। उसके बाद त्वचा पर लाल चकत्ते आ जाएगा, जोड़ों में दर्द व सूजन होगा और तेज बुखार होगा। इसमें से जो भी आपको लक्षण जितना भी याद रहे, नॉर्मल तो आपको ये याद ही रखना चाहिए कि तेज बुखार होगा, बुखार है तो भूख नहीं लगेगा होगा ही, कमजोरी हो जाएगा होगा ही, उसके बाद होगा बेचैनी होगा ही, तो ये सब नॉर्मल है। और बुखार में दर्द भी होता है, और चूँकि हम लोग जानते हैं रूमेटिक फीवर में जोड़ का दर्द होता है तो जोड़ सब में दर्द और सूजन होगा ही होगा। तो ये सब जो है लक्षण लिख दीजिएगा। त्वचा पर लाल चकत्ते होगा। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि रूमेटिक फीवर में जो कार्डियक होता है उस कार्डिटाइटिस हो जाता है, तो जो मायोकार्डियम होता है उसमें गांठ बनने लगेगा, ESR में वृद्धि, सांस लेने में प्रॉब्लम, धड़कन तेज हो जाएगा, हृदय से मरमर का आवाज़, सूखी खांसी, ये सब जो है इसमें होता है, कमजोरी बेचैनी, ये सब आप लोग लिख दीजिएगा इसके लक्षण में, रूमेटिक फीवर के लक्षण में। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका निदान क्या क्या हो सकता है, डायग्नोसिस किसके लिए, इस पेशेंट के लिए, किस पेशेंट के लिए निदान, तो रूमेटिक फीवर वाले पेशेंट के लिए क्या क्या डायग्नोसिस होगा, मतलब क्या क्या टेस्ट निदान हो सकता है इसका। तो पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन, किसी भी रोग के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन कॉमन है, ठीक है। उसके बाद लक्षणों की जाँच होगा, जैसे हम लोग देखे हैं कि लक्षण क्या क्या दिखाई देगा, वजन कम हो जाएगा, शरीर दुबला पतला हो जाएगा, सूखी खांसी होगा, पेन होगा, ज्वाइंट जो है उसमें पेन होने लगेगा। उसके बाद जो है हम लोग देखे हैं कि मायोकार्डियल में गांठ हो जाएगा। तो ये जो है इन सभी जो लक्षण दिखाई देता है उसका भी जांच किया जाएगा और फिर उससे पता चलेगा। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में WBC और ESR का टेस्ट होता है, तो ये सब होता है। उसके बाद है एल्बुमिन यूरिया का टेस्ट होगा कि शरीर में जो है एल्बुमिन का मात्रा कैसा है। ECG होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो चेस्ट के लिए होता है क्योंकि इसमें कार्डिटाइटिस जो होता है तो उसके लिए होगा। चेस्ट एक्सरे होगा। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी होगा, मतलब ECG होता है, इकोकार्डियोग्राफी होगा, इको होगा, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ECG, तो ये दोनों होगा, समझ लीजिए। तो इतना सारा जो है क्या होगा आपका निदान होगा रूमेटिक फीवर अमावती वाले ज्वर वाले पेशेंट में, ये समझ गए। चलिए, कौन कौन होगा, ECG होगा, इको होगा, उसके बाद एक्सरे होगा चेस्ट का, उसके बाद होगा एल्बुमिन होगा, ब्लड का टेस्ट होगा जिसमें WBC का टेस्ट होगा, और उसके बाद ब्लड में WBC का टेस्ट होने के बाद जो है इसमें और क्या चीज़ का टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो ये सब जो है नॉर्मल रूमेटिक वाले, और लक्षण की उपस्थिति का जाँच होगा, ESR का टेस्ट होगा। क्योंकि ESR का टेस्ट क्यों होगा, क्योंकि ESR इसमें वृद्धि हो जाता है रूमेटिक फीवर में, जो कि लक्षण में हम लोग देखे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके प्रबंध में हम लोग देखते हैं कि इसका प्रबंध कैसे किया जाएगा। तो देखिए, प्रबंध में होता है इसका प्रबंध निम्न प्रकार से किया जाएगा। कैसे, तो रोगी को एंटीबायोटिक दिया जाता है जैसे पेनिसिलिन, पिपरासिलिन और सल्फेडियाजाइंस और एरिथ्रोमाइसिन ETC। देखिए, ये सब जो है एंटीबायोटिक है, और जो है यह लक्षण के हिसाब से जो है एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो जो है अगर पेशेंट में जैसा भी लक्षण देखेगा तो वैसा जो है एंटीबायोटिक सजेस्ट किया जाएगा। लेकिन यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन ये सब जो है ज़्यादा इफेक्टेड होता है। पिपरेसिलिन और सल्फेडियाजाइंस से जो है ये दोनों आप याद रखिएगा, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में दिया जाएगा।
नेक्स्ट है कि रोगी को सेलिसिलेट औषधि दी जाती है। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या करता है कि आपको सेलिसिलेट औषधि होता है, ये दिया जाता है पेशेंट को इस वाले बीमारी में अगर वो जो है सेलिसिलेट औषधि होता है। तीसरा है रोगी को आवश्यकता अनुसार अन्य दवाइयाँ दिया जाता है जैसे एंटीइमेटिक, एंटीहिस्टामिन आदि। एंटीइमेटिक होता है कि अगर किसी को वोमिटिंग वगैरह अगर होगा तो उसको रोकने के लिए एंटीइमेटिक देते हैं। एंटीहिस्टामिन दवाएँ ये सब जो है आवश्यकता अनुसार रोगी को दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, देख सकते हैं रोगी को स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं जैसे प्रेडिनिसोलोन, स्टेरॉइड दिया जाता है। जो रोगी होता है उसको इसमें स्टेरॉइड दिए देते हैं जैसे प्रेडिनिसोलोन। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या आपसे क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि स्टेरॉइड दवाई का कुछ उदाहरण लिखे, स्टेरॉइड का उदाहरण लिखे, तो स्टेरॉइड का एक उदाहरण देख लीजिए क्या है। यहाँ पे है प्रेडिनिसोलोन, प्रेडिनिसोलोन याद रखिएगा, ये स्टेरॉइड है, ठीक है। तो ये ऊपर तो हो गया वो दवाई के थ्रू प्रबंध हो गया जिसमें दवाई के थ्रू इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक और एस्पिरिन दिया जाएगा और उसके बाद जो है स्टेरॉइड दिया जाता है। उसके बाद जो है और सारे दवाइयाँ दिया जाता है जैसे एंटीहिस्टामिन और एंटीइमेटिक्स, तो ऐसे दवाइयाँ दिया जाता है इसमें। अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग प्रबंध। अब चूँकि नर्सिंग प्रबंध हम लोग आपको बता चुके हैं कि नर्सिंग प्रबंध में नर्स जो है देख रेख करेगी किसी भी बीमारी में, तो जो है वो नर्सिंग प्रबंध होता है और नर्स उन सब कामों को करती है जो डॉक्टर बता के दे चुका है उसको प्रिस्क्रिप्शन में कि ऐसे ऐसे दवाई देना है, ऐसे भोजन वगैरह। तो ये हर एक चीज़ के बारे में जो है एक नर्स जो है उस बीमारी में देखभाल करेगी बीमारी के हिसाब से। तो वो नर्सिंग देखभाल में आप लोग लिख दीजिएगा। दर्द होगा तो उसके लिए दवाइयाँ देगी, अधिक फीवर होगा तो उसके लिए क्या उपयोग करेगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं लिखेंगे। देखिए बालों को पूर्ण आराम देना चाहिए, डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ देनी चाहिए। नेक्स्ट आपका रोगी को संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक औषधि दे व संक्रमित व्यक्ति से न मिलने दे। बालों को आरामदेह बिस्तर उपलब्ध कराए एवं वातावरण शांत रखें। बालों को कम नमक का भोजन, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दे। तो ये सब जो है एक नर्स का काम होता है। उसके बाद है श्वसन कष्ट से बचाने के लिए बच्चे को अर्ध बैठी अवस्था में रखे। अर्ध बैठी हुई अवस्था मतलब सेमी फाउलर पोजीशन में रखे। मीन्स क्या करें कि बच्चा को अगर सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे तो जो है श्वसन का जो कष्ट है उससे बच्चा बच सकता है, उससे जो है आराम मिल सकता है। तो ये हम लोग अमावती ज्वर के बारे में देख लिए। हम आपको कहेंगे कि इसका सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखे, कारण याद रखे। कारण क्या था, तो कारण इसका था क्या चीज़, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, समझे, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो कि आपका र्यूमेटिक फीवर का क्या था, र्यूमेटिक फीवर का आपका कारण था। कौन से बैक्टीरिया, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और जो है एक ग्रुप 1 के जो है होता है, समझे, ग्रुप 1 के बेटा स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं स्तनपान के बारे में कि स्तनपान के लाभ को स्पष्ट कीजिए। देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज बताइए या बेनिफिट बताइए, और एक क्वेश्चन जो है पूछेगा कि इसका डिसएडवांटेज बताइए, मीन्स हानि को बताइए कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने से क्या क्या हानियाँ होगा और जो है कराने से क्या क्या लाभ होगा। तो ये जो है आपका लाभ है, हम लोग आज लाभ देखेंगे, फिर कभी जो है इसका डिसएडवांटेज भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बिल्कुल देखिए स्तनपान जो है माता अपने बच्चे को कराती है और यह बिल्कुल एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया होता है। माँ का दूध बच्चे के लिए आदर्श व परिपूर्ण स्थिति में होता है, क्योंकि जो बच्चा जो शिशु होता है नवजात, उसके माँ के दूध में ही उसको सारा चीज़ें मिल जाता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज सब उसके माँ के दूध से ही मिलता है, पोषक पदार्थ है, समझे। तो इसलिए जो है बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है और जो है एक परिपूर्ण और आदर्श स्थिति होता है बच्चे के लिए। चाहे माँ बीमार, गर्भवती, मेंस्ट्रुएटिंग अथवा कुपोषित ही क्यों न हो, इसके अनगिनत लाभों में कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है। देखिए माँ कितना भी कुपोषण से पीड़ित हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर वो जो है स्तनपान अगर बच्चे को करा रही है तो उससे जो है बहुत प्रकार के लाभ होता है, जो इस प्रकार से नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। 16-17 पॉइंट में है, इसको देखेंगे। माँ के दूध में से वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को 6 माह की उम्र तक आवश्यक होते हैं। ये सभी पोषक तत्व शीघ्र व आसानी से पच जाते हैं। देखिए
सबसे पहला जान लीजिए कि जो एक समय है वो समय कितना है स्तनपान कराने का 6 माह। ये 6 माह तक जो माँ के दूध में जो पोषक तत्व होता है बच्चे के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है और यह जो है शीघ्र आसानी से पच जाता है और सभी पोषक तत्व माँ के दूध से बच्चे को मिल जाता है। तो इसका एक लाभ ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि माँ के दूध में प्रोटीन व वसा की सही मात्रा में सर्वोपयुक्त रूप में होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि माँ के दूध में प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ जो है होता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि माँ के दूध में प्रोटीन वसा सही मात्रा में सर्वोपयुक्त मतलब सब उपयुक्त रहता है। समझ रहे हैं ना। चलिए तीसरा है लैक्टोज, शर्करा अन्य प्रकार के दूधों से बच्चे की आवश्यकता अनुसार अधिक पाई जाती है जो अतिरिक्त विटामिन संश्लेषण में काम आती है। चूँकि जो लैक्टोज जो शर्करा होता है, लैक्टोज और जो शर्करा है अन्य प्रकार के दूध से जो है बच्चे की आवश्यकता अनुसार अधिक पाई जाती है जो अधिक विटामिन संश्लेषण में काम में आता है। मतलब जो बच्चा जो माँ के दूध में जो शर्करा जो लैक्टोज होता है वो बच्चे को जो है क्या करता है, उससे विटामिन को संश्लेषण करने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है ज़्यादा उसको अंदर शक्ति नहीं रहता है पचाने का, तो वो जो है माँ के दूध उसको पचाने में बहुत हेल्प करता है। इसमें पर्याप्त विटामिन होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि विटामिन खनिज होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है, जहाँ तक कि तेज़ गर्मी और शुष्क मौसम में भी प्रथम 6 माह में बच्चे को ऊपर से पानी देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो 6 माह तक का बच्चा होता है उसको ऊपर से पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ के जो है दूध है उसमें जो है जल जो है आवश्यक मात्रा में पाया जाता है, ताकि धूप और तेज़ गर्मी में भी जो है बच्चे को माँ के दूध से ही जल मिल जाए। ठीक है, ये भी एक लाभ हो गया। ये सब लाभ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे हम पोषक तत्व में जल, खनिज, विटामिन ये सब जो लेते हैं ना, तो वो बच्चे को माँ के दूध से ही मिल जाता है। तो इस सब को अलग अलग लिख दीजिएगा कि विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, जल का मात्रा भी होता है, जो जल 6 माह तक ऊपर से नहीं दिया जाएगा, फिर भी बच्चा जो है शुष्क और गर्मी में माँ के दूध से जो है ठंडक प्राप्त करता है। तो इन सारे चीज़ों को लिखिएगा, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन अर्थात लौह तत्व पाया जाता है। फलतः स्तनपायी बच्चों में लौह जन एनीमिया नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें जो होता है माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व उपस्थित होता है, आयरन होता है, जिसके फलस्वरूप जो है बच्चे में जो स्तनपान कर रहा जो बच्चा होता है 6 महीना तक का जो बच्चा होता है उसमें जो है एनीमिया जो है होना, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होना, मतलब आयरन के कमी से एनीमिया होना बहुत ही मुश्किल होता है या नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसके माँ के दूध में ही आयरन रहता है और वो आयरन बच्चे को मिल जाता है। इसलिए आयरन के कमी से जो है एनीमिया तो बच्चा में नहीं हो पाता है। समझ गए। चलिए 7वां पॉइंट है माँ के दूध में विशिष्ट पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब चूंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह भोजन को यह जो है अच्छे से पच जाता है। क्यों पच जाता है? क्योंकि माँ के जो दूध होता है उसमें जो है पाचक एंजाइम बहुत ही रहता है, इसलिए आसानी से जो भी स्तनपान बच्चा करता है वो पच जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए 8वां है स्तनपान से माँ व बच्चे में घनिष्ठ शारीरिक व भावनात्मक संबंध स्थापित होता है, जो माँ से संतुष्टि एवं बच्चे की स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। चूँकि हम लोग जानते हैं किसी भी बच्चे को वृद्धि और विकास के लिए उसको जो है शारीरिक स्वस्थ होना आवश्यक होता है। तो ये माँ से जब स्तनपान बच्चा करता है तो माँ और जो पुत्र या जो बच्चा होता है उसके बीच में जो संबंध होता है काफ़ी घनिष्ठ हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी प्यार करने लगती है अपने बच्चे से, स्तनपान कराती है तो प्यार करती है। तो उस प्रकार से जो है उसको जो है वृद्धि और विकास में भी आवश्यक होता है और वो लाभदायक होता है बच्चे के लिए। समझ रहे हैं ना। चलिए 9वां पॉइंट है कि माँ के दूध शिशु को उचित तापमान पर ताज़ा, स्वच्छ और जीवाणु रहित अवस्था में मिलता है। चूँकि यह सीधे शिशु के मुख में जाता है तो यह बच्चे को बीमार कम होने देता है। देखिए अब जो माँ का दूध होता है, जो स्तनपान होता है, उसमें जो है नहीं माँ के दूध जो होता है डायरेक्ट बच्चे को मुँह में जाता है, इसलिए जो है उसके बीच में कोई मीडियम नहीं रहता है, जिसके कारण संक्रमण उसमें नहीं होता है और उसमें कोई सूक्ष्म जीवाणु भी नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है अंदर से ही अंदर प्रवेश कर जाता है, मतलब स्तन से बच्चे के मुंह में चला जाता है। और जो होता है उचित तापमान भी उसमें रहता है, इसीलिए जो देखते होइएगा जो मिल्क होता है, मिल्क जो है हल्का गर्म ही होता है जब वो निकलता है, चाहे वो किसी जानवर का हो या माँ का स्तनपान का हो, उसमें जो है टेम्परेचर रहता है जिससे बच्चा को मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए 10वां है माँ का दूध तैयार करने के लिए श्रम, ईंधन और समय की आवश्यकता नहीं होती है। जो माँ का दूध होता है उसको तैयारी करने के लिए जो है क्या चीज़, कोई भी ईंधन का या कोई भी समय का या कोई भी श्रम काम का जो है आवश्यकता नहीं पड़ता है। माँ अगर जब भी बच्चे को भूख लगता है तो जो है माँ उसको आराम से स्तनपान करा सकती है। उसके लिए कोई समय, कोई ईंधन मतलब कोई गर्म करने के लिए या कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना। चलिए ये सब पॉइंट को आप लोग जितना हो सके डील कीजिएगा एग्जाम में। समझ रहे हैं। चलिए
नेक्स्ट है यहाँ पे कि माँ के दूध में संक्रमण रोधी कारक एंटी इन्फेक्टेड फैक्टर्स पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि माँ के दूध में जो होता है वो क्या होता है, पहले से ही जो है एंटी बैक्टीरियल जो है मतलब संक्रमण को से बचाने के लिए जो है कारक चीज़ें मौजूद रहता है जो बच्चे को संक्रमण नहीं होने देता है और जो है संक्रमण से रक्षा करता है। इसमें श्वेत रक्त जो है एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मैक्रोफोज और लाइसोजाइम इत्यादि पाए जाते हैं। प्रथम दूध यानी कोलोस्टेरोल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देगा कि माँ के प्रथम जो दूध होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्टेरोल बोलते हैं। इस कोलोस्टेरोल में प्रोटीन खनिज जो होता है ये अधिक होता है और इसमें जो है बीमारी से लड़ने की भी क्षमता भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जो होता है श्वेत रक्त कणकाणु मतलब WBC का एंटीबॉडीज और मैक्रोफेज और लाइसोजाइम उपस्थित होता है। समझ रहे हैं ना। चलिए 12 नंबर है कि माँ के दूध में एक विशिष्ट पदार्थ मतलब बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है। जो माँ के दूध होता है उसमें एक विशिष्ट पदार्थ होता है जिसे बाइफिडस फैक्टर बोलते हैं जो बच्चे की आंतों में लैक्टोबैसिलस बाइफिड बैक्टीरिया को वृद्धि को प्रेरित करता है। यह जीवाणु लैक्टिक एसिड उत्पादन कर आंतों में अन्य अतिसारजन जीवाणु जैसे ई कोली की वृद्धि रोकने से रोकता है अर्थात शर्करा पाचन में मदद करता है। अब चूँकि जो बच्चा दूध लेता है वो तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा शर्करा भी होगा, तो जो ये शर्करा होता है उसे नियंत्रित करने के लिए जो है माँ के दूध में जो है वो क्या पाया जाता है, बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है। स्तनपान करते समय उसमें बाइफिडस फैक्टर पाया जाता है जो बच्चे के आंत में जब वो मिल्क जाता है तो जो लैक्टोबैसिलस बाइफिडस होता है उस बैक्टीरिया को वृद्धि को प्रेरित करता है माँ का दूध। अब वो दूध जो है बाइफिडस बैक्टीरिया को प्रेरित करता है, लैक्टोबैसिलस बाइफिडस को प्रेरित करता है, तो वह जो जीवाणु जो होता है लैक्टिक एसिड को उत्पादन करता है आंत में और यह आंत में जब उत्पादन करता है तो जो क्या करता है बैक्टीरिया जैसे ई कोली के वृद्धि को रोकता है क्योंकि शरीर में जो हमारे क्या है बैक्टीरिया बन सकता है, ई कोली वर्म बन सकता है, उसको कौन रोकता है, बाइफिडस फैक्टर जो होता है माँ के दूध में जो पाया जाता है वो लैक्टोबैसिलस बाइफिडस बनाता है जो बनाने के बाद जो है लैक्टिक एसिड को क्या करता है, उत्पादन करता है और लैक्टिक एसिड जो करता है वो जीवाणुओं के ई कोली के वृद्धि को रोकता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर देखते हैं कि इसमें लैक्टोफेरिन पाए जाते हैं जो आयरन को बांधकर हानिकारक जीवाणुओं को वृद्धि को रोकता है। देखिए इसमें जो होता है माँ के दूध में लैक्टोफेरिन पाया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि माँ के दूध में क्या पाया जाता है, तो बाइफिडस भी पाया जाता है और लैक्टोफेरिन भी पाया जाता है। लैक्टोफेरिन क्या करता है कि आयरन को बांध कर रखता है और जो उसके अंदर जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं उसके वृद्धि को रोकता है, आयरन को एक साइड कर देता है और वृद्धि को जो सूक्ष्मजीव होते हैं हानिकारक उसको एक साइड कर देता है। समझ रहे हैं ना। चलिए 14 नंबर है स्तनपायी बच्चे को उपयुक्त प्रतिरक्षक कारकों के कारण दस्त, श्वसन संक्रमण, मध्यकर्ण शोथ से बोतल फीडिंग बच्चों की तुलना में कम शिकार होते हैं तथा संक्रमण का शिकार होने पर यह पुनः स्वस्थ होते हैं। चूँकि यहाँ पे एक कह रहा है कि कोई अगर बोतल से अगर अपने बच्चे को जो है दूध पिला रहा है 6 माह से पूर्व ही, तो जो है उसका बच्चा और जो स्तनपान कराती है माँ उसके बच्चे में अंतर होता है क्योंकि जो बोतल वाला बच्चा होगा उस पर ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, बट जो माँ का दूध होता है उसमें संपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र संपूर्ण संक्रमण से लड़ने वाला कारक मौजूद होता है, इसलिए उस बच्चे में जो है रोग नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है होता है फ़ायदा। 14 नंबर यही था। ठीक है। 15 नंबर देखिए कि स्तनपान से जो है प्रसवों उपरांत होने वाला रक्तस्राव जल्दी रुकता है जिसमें माता में गर्भाशय प्रत्यावर्तन यूटेरिन इन्वोल्यूशन शीघ्र होता है व माता को समान सौंदर्य पुनः प्राप्त होता है। क्योंकि जो स्तनपान होने के जो उपरांत ये होता है प्रसर्व के उपरांत जो है स्तनपान से प्रसर्वों उपरांत मतलब स्तनपान से जो है प्रसर्व के बाद रक्तस्राव जल्दी जो है रुक जाता है, जिसमें स्तनपान कराने से होता है कि जो माँ के अंदर जो रक्तस्राव हो रहा है प्रसर्व के बाद वो जो है स्तनपान कराने से रुक सकता है, जिसमें माता जो है गर्भाशय प्रत्यावरण मतलब जो है जो गर्भाशय का जो यूट्रस है उसको शीघ्र अपने जगह पर ला सकती है और माता का जो सौंदर्य है पुनः प्राप्त हो जाएगा आसानी से, मतलब जो ब्यूटी है वो उसको फिर से प्राप्त कर लेगी। स्तनपान कराने से माँ को भी लाभ मिलता है। तो समझ गए। छठा है स्तनपायी महिलाओं में स्तन व अंडाशय कैंसर की कम संभावना रहती है। अब जो स्तनपान कराती है महिलाएं उसमें जो है स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर होने का संभावना कम रहता है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझिए।
17 है और लास्ट है, यह प्राकृतिक गर्भनिरोधक उपाय लैक्टेशनल एमेंडोरिया ऑफ लैम के रूप में गर्भधारण को रोकता है। यह प्राकृतिक गर्भनिरोधक उपाय के रूप में गर्भधारण को रोकता है। स्तनपान जो होता है यह प्राकृतिक गर्भनिरोधक उपाय के रूप में गर्भधारण को रोकता है, मतलब यह गर्भधारण को भी रोकता है। कौन? स्तनपान कराने से। तो ये चीज़ें आप लोग 17 पॉइंट समझ गए। इस 17 पॉइंट में अगर स्तनपान के लाभ पूछेगा तो आपको 17 पॉइंट को आप 30 पॉइंट भी बना कर लिख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है हम यहाँ पे लिख दिए हैं। बाद बाकी जो है आपको जितना, इसको 1-2 बार रिपीट करिएगा। इसको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ पे मैं बता देता हूँ RM nursing.blogspot.com इस पर जाइएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद इसको ओपन कीजिएगा तो उसके बाद जो है आपका नर्सिंग ज्ञान से लिखा हुआ जो चैनल के नाम से है आ जाएगा। इस नर्सिंग ज्ञान पर ओपन करेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा और वहाँ पे जो है सबसे लेटेस्ट वाला जो पोस्ट रहेगा उसमें आपको ये मिल जाएगा। या जब आप ऊपर में 3 डॉट जो होता है ब्लैक वाला में, उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पर जो है क्या होगा, उसमें बहुत सारा ओपन होगा। ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग CHN चाइल्ड और मेंटल हेल्थ का एक जगह पे है, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा पोस्ट किया हुआ। समझ रहे हैं? और वहाँ से इसको आप डिस्कस करके पढ़ सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।